नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। सबसे पहले आप सबको हमारे स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की चर्चा करने जा रहा हूं जो भी हाल ही में 13 अगस्त 2021 को हम सबके बीच में आया है और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आई है। इस केस में हुआ ये था कि एक मुन्नी देवी नाम की महिला एक प्लॉट की मालकिन थी और उस प्लॉट को उनकी बेचने की इच्छा थी और इसके लिए एक बायर इनको ममता गुप्ता नाम की महिला मिल गई थी जो 25 लाख रुपए में इस प्लॉट को खरीदने के लिए तैयार हो गई थी और उसके साथ इनका एक एग्रीमेंट टू सेल हो गया था जिसमें ये बात लिखी जा चुकी थी कि 25 लाख रुपए में ये सौदा तय हो गया है। और इसी डील में ममता गुप्ता के द्वारा 2 लाख रुपए के 5 चेक इनको सुपुर्द कर दिए गए थे पेमेंट के तौर पर। तो जब ये चेक बाउंस हो गया तो इसके बाद इनसे कहा गया ममता गुप्ता से, तो ममता गुप्ता ने अपने पति की बीमारी का हवाला दिया और रजिस्ट्री कराने के संबंध में कोई बात ही नहीं की। हालांकि ये कहा कि हम मनी अरेंज कर रहे हैं, पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन पैसे देने के लिए उन्होंने असमर्थता जाहिर की और आगे के चेक्स जो हैं वो भी लगाने के लिए मना किया। इनको कानूनी कार्रवाई करनी थी तो मुन्नी देवी एक महिला थी तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने एक अधिकार का प्रयोग किया और उस अधिकार के प्रयोग के बाद पावर अटॉर्नी की हैसियत से कप्तान सिंह को चुना। अब कप्तान सिंह उनके बिहाफ पर काम करने लगे। अब जब कप्तान सिंह इनके प्लॉट पर मुन्नी देवी के जब प्लॉट पर पहुंचे तो ऑलरेडी ममता गुप्ता और उनके हस्बैंड और उनके साथ अन्य लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने वहां पर काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया, एक तरीके से पूरा उपद्रव हो गया और उपद्रव होने के बाद इवन यहाँ तक स्थिति आ गई कि सबने घेर के ज़बरदस्ती सिग्नेचर्स ले लिया, जिस बात के लिए इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर जब काम नहीं हुआ तो इन्होंने 156(3) CRPC का सहारा लिया। ये एक ऐसी धारा है कि जब भी कोई चीज़, कोई घटना, कोई क्रिमिनल एक्ट आपके साथ होता है, किसी के साथ भी होता है, तो ऐसे में आपको अधिकार प्राप्त है कि आप उस क्रिमिनल एक्ट के बारे में FIR कराने के उद्देश्य से पुलिस थाने में एक सूचना प्रदान करें। तो जब आप सूचना देते हैं और पुलिस के द्वारा FIR दर्ज नहीं की जाती है, उस समय आपके पास एक विकल्प और मौजूद है कि संबंधित न्यायालय में आप 156(3) CRPC की व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए FIR करवाने के लिए न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं और न्यायालय उसमें अगर आपकी बात प्राइमा फेसी कन्विंस होती है कोर्ट तो निश्चित तौर पे वो ऑर्डर करती है और उसके आदेश पुलिस को जारी कर दिए थे। तो इनकी एप्लीकेशन पे पुलिस ने आदेशानुसार FIR दर्ज कर ली थी और उन्होंने जो भी अपने स्टेटमेंट्स वगैरह लिए थे, जो घटना की जांच पड़ताल की थी, उसमें पाया था कि हाँ कुछ इस तरह की बात हुई है और उन्होंने केस दर्ज कर लिया था। अब इस केस को दर्ज करने के बाद ये केस इस तरीके से चालू हो गया था और इसके साथ ही साथ सिविल केस भी किए गए थे। कुछ परमानेंट इंजंक्शन की बात कही गई थी मुन्नी देवी के द्वारा। उस रिलीफ के साथ साथ इनके तरफ से भी इंटरिम इंजंक्शन मांगा गया था ममता गुप्ता को, जो मिल गया था और इन्होंने उसमें कहीं पर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो कानूनन एक ज़रूरी चीज़ है, अगर आप किसी एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार उसे लागू करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी विलिंगनेस दर्ज करनी होती कि मैं पूरी तरीके से अपना पार्ट करने को तैयार हूँ, दूसरी पार्टी को आप आदेशित करें। तो इस तरह का कोई केस इन्होंने जानबूझकर नहीं किया था और इसमें जो ब्लैंक पेपर्स साइन करवा के लिए थे इसका इन्होंने मिसयूज़ किया। इन्होंने क्या किया कि जिस डेट को इनका एग्रीमेंट टू सेल बना था 25 लाख रुपए के बारे में, उसी दिन का जॉइंट एग्रीमेंट तैयार कर लिया जिसमें कि वो 35 लाख की प्रॉपर्टी बताते हैं और साथ ही साथ 25 लाख देने की बात कर देते हैं। 25 लाख रुपए हमने इनको दे दिए और पोजीशन मुन्नी देवी ने हमें उस प्रॉपर्टी का दे दिया। इस आधार पर वो पोजीशन में है, उन्होंने कहा उसमें 2 कमरे बना लिए। इस तरह की जो चीज़ थी
मुन्नी देवी के द्वारा जो दोबारा एक एग्रीमेंट बनाया इन्होंने, जॉइंटली जो बनाया, उसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट करी कि 420, 467, 468, 471 में कार्रवाई की जाए। इन्होंने फोर्जरी करी है, फ्रॉड किया हमारे साथ, और ये कागज बना लिया है और सिग्नेचर्स किस तरीके से लिए गए उसका पूरा जिक्र किया गया। वो केस अलग चल रहा था। तो कहीं ना कहीं एक सीरियसनेस आरोपों में थी, लेकिन इसमें ट्विस्ट यहाँ पर यह आ गया कि जब आरोपी के द्वारा, जितने भी आरोपी थे, आरोपी गणों के द्वारा एक एप्लीकेशन जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में लगाई जाती है 482 के अंतर्गत, जिसमें कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स मिली हुई हैं और वो किसी भी परिस्थिति में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकने के लिए निश्चित तौर पे अधिकृत है। लेकिन इस मामले में क्या हुआ, हाई कोर्ट के सामने जब ये मसला पहुंचा तो सारे तथ्य उनके सामने थे, लेकिन उन्होंने इस पॉइंट को ज़्यादा महत्व दे दिया कि चूंकि कप्तान सिंह नाम का जो ये व्यक्ति है, ये स्ट्रेंजर है, ये एक अजनबी व्यक्ति है, इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, इसको कोई लोकस नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी कार्रवाई इसके कहने पर हुई है वो सारी कार्रवाइयाँ वो बिल्कुल शून्य है। और उन्होंने क्या करा, एप्लीकेशन 482 की अलाउ कर दी पिटीशन, और सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जो भी एफआईआर, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। उनके पास सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का चाह रहा था, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसी ऑर्डर के खिलाफ, जो हाई कोर्ट ने किया, इस ऑर्डर के खिलाफ उन्होंने ऑर्डर को चैलेंज किया, और चैलेंज करते हुए ये कहा कि हाई कोर्ट के द्वारा तथ्यों को देखा नहीं गया पूरा, और पूरे तथ्यों को न देखने के कारण उन्होंने एक ऐसा निर्णय पास कर दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई जजमेंट्स का रेफरेंस लिया गया। उन जजमेंट्स में 482 के अंतर्गत ये कहा गया है कि न्यायालय को पूरा अधिकार है कि वो एब्यूज ऑफ प्रोसेस को रोके और वो सब चीज़ें करे जो आवश्यक है, लेकिन वो इस तरह बिहेव ना करे 482 के रिट को देखते वक्त कि वो क्रिमिनल अपीलेट जुरिडिक्शन में जैसे बैठा है, वो अपीलेट अथॉरिटी के तौर पे यहाँ पर 482 नहीं सुन रहा है। उसके लिए अपील में जब आएगी बात तो उसके एविडेंस को अप्रिशिएट करेंगे तो ठीक है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन आज सिर्फ एक एप्लीकेशन 482 में आपके सामने आती है एक पिटीशन, और उस पिटीशन में आप मेरिट तय करने लगे आरोपों की, जो काम ट्रायल कोर्ट का है, या आप अपीलेट कोर्ट में कर सकते हैं उसको। तो ऐसा नहीं, और ना ही आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में काम कर सकते हैं। तो उस चीज़ को, जो गंभीरता है आरोपों में, वो गंभीरता को उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो ट्रायल कोर्ट ही उस पर करेगा। तो इस तरह से उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई करी। सुनवाई करने के बाद कई केसेस का रेफरेंस लेते हुए उन्होंने जो एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं उसमें ये निर्धारित किया कि ये अनुचित है, इस तरह से हाई कोर्ट को नहीं करना चाहिए था, और उसके कुछ कारण बताया कि हाई कोर्ट को क्यों नहीं करना चाहिए था। जब हाई कोर्ट के सामने ये बात स्पष्ट करके कहा गया कि जो कागज़ ये दूसरा बनाया गया है जिसमें पोजीशन देने की बात करते हैं, उस बात के लिए अगले ने कंप्लेंट कर रखी है, तो इसका मतलब ये ध्यान देने योग्य है कि कितनी ज़्यादा डिस्प्यूटेड स्थिति है कि हम कह रहे हैं कि हमने दिया ही नहीं पोजीशन, और वो पोजीशन की बात कर रही है उसमें, और परिस्थिति बता रखी है कि इस तरीके से इन्होंने चाकू की नोक पर रख के ये सारी चीज़ें करी थी। तो अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के जजमेंट को ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और निचली अदालत को कार्य करने के लिए आगे आदेश दिया गया कि अपना जो भी आप कर रहे हैं करें, लॉ के अनुसार अपनी कार्रवाई करें। उन्होंने जो हाईकोर्ट के बारे में कहा, उन्होंने ये कहा कि हाईकोर्ट के सामने जब ये तथ्य मौजूद था और ये तथ्य के लिए ऑलरेडी एक एफआईआर की रिक्वेस्ट की जा चुकी है, तो ऐसे में जो गंभीर विचारणीय प्रश्न हैं जो ट्रायल में ही तय किया जाना चाहिए, उसको आप सिर्फ 482 की पिटीशन में तय करना अनुचित है। हाँ, इसमें एक बात और, चार्जशीट तक फाइल कर दी गई थी। धारा 147, धारा 148, 49, 406 जो इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात है वो 406 में है। तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है ही नहीं, कोई इंटरेस्टमेंट वाली बात ही नहीं है,
तो बाकी जो चीज़ें हुई हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो हाई कोर्ट ने इस तरीके से इस अप्रोच के साथ अलाउ किया था पिटीशन को और सारी प्रोसीडिंग्स समाप्त कर दी थी। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस केस को जब आप समझें तो आपको ये पता चला होगा कि अधिकार हाई कोर्ट के पास उपलब्ध है, लेकिन उसका इस्तेमाल जैसे करना चाहिए उसी प्रकार से करने के लिए कहा गया। अधिकार उनको है, अगर उन्होंने अपीलेट जुरिडिक्शन में काम किया होता तो वो अपना पूरा एविडेंस चेक कर सकते थे, ट्राई कर सकते थे, ट्रायल कर सकते थे, हर चीज़ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने 482 की पिटीशन में सब कुछ कर दिया। यहाँ पर दिक्कत आई। और जहाँ दोनों पक्ष दूसरे के विपक्ष में खड़े हों और उनका जो डिस्प्यूट है वो अपने आप में बिना तय किए आप डिसाइड नहीं कर सकते। भाई फोर्जरी, जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट ये कौन तय करेगा? ये सिविल कोर्ट तय करेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगी आपके लिए, तो निश्चित तौर पर आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक। और आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे तरह से वीडियो आप तक पहुँचे। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।